आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में हम आपको दिखाने वाले हैं आज की वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही। तो सबसे पहले आज की वो 4 बड़ी खबरें एक एक करके देख लेते हैं जो लगातार अपडेट्स में सामने बनी हुई है। योगी की हुंकार सुनाई दी है और बुर्के को लेकर कुछ सवाल भी हैं। दरअसल बिहार चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री अब बिहार में हो गई है। योगी आदित्यनाथ बिहार के दानापुर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में उन्होंने रैली की है। रैली में योगी आदित्यनाथ ने विकास वर्सेस बुर्का का नारा दिया है। अब जिस तरीके से ये नारा दिया गया है, ये विवाद हो सकता है, इस पर चर्चा भी होगी। साथ ही साथ इस पर कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार चुनाव को देखते हुए सीटों की जो खींचतान है वो अभी भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की डेडलाइन में अब सिर्फ 28 घंटे का वक्त बचा है। इस बीच महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव बनाम मुकेश सहनी की खींचतान अब अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। उधर एनडीए ने बाजी मारी है, सिर्फ महागठबंधन में ही पेच फंसा हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ एनडीए का अपडेट है, क्या कुछ इंडिया अलायंस में खटपट हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी तस्वीर है ट्रंप के तेल का खेल फेल होने से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस यूक्रेन जंग खत्म कराना चाहते हैं। वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तभी वो भारत के खिलाफ लगातार कदम भी उठा रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी 50% टैरिफ लगाते हैं तो कभी ये कहते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। वो भारत को झुकाकर किसी तरह रूस को तोड़ना चाहते हैं। वो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रंप का प्लान फेल होकर रहेगा। भारत ने ऐसा खेल खेला है जिसके चलते अमेरिका के डॉलर की धाक कम हो जाएगी। ये कैसे होगा बताएंगे। चौथी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है पेरू से, जहां हंगामा हुआ है, जनजी का बवाल देखने को मिला है। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और नई पेंशन नीति को लेकर उबाल है, जहां पर जनजी यानी कि युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई है। राजधानी लीमा समेत कई शहरों में पिछले 3 हफ्तों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नौकरी के लिए असुरक्षा को देखते हुए युवाओं को जब अपने भविष्य की फिक्र हुई तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। तो ये 4 बड़ी खबरें एक एक करके अपडेट के साथ आपको दिखाएंगे। 4 का चौका में बने रहिएगा साथ में। सबसे पहली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा है। बिहार में विकास बनाम बुर्के की शरारत का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया। उन्होंने कहा, बिहार का युवा विकास की बात कर रहा है। कांग्रेस आरजेडी ने बुर्के को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फर्जी पोलिंग की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। लगे हाथ आरजेडी और कांग्रेस को एक एक करके घेरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगते हुए नजर आए। जिस तरीके से ये भाषण रहा, इसको लेकर अब अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। विकास वर्सेस बुर्का, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम विकास की बात करते हैं, विकास के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां सिर्फ बुर्के पर सियासत होती है, सिर्फ बुर्के का जिक्र होता है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है, आगे ये बयान अभी चर्चाओं में रहेगा। विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है।
वहीं 3 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। कल पटना में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस दौरान जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। अमित शाह के जरिए कल दोपहर 3 बजे गांधी मैदान के पास ही ये आयोजन होना है। 3 दिन का ये दौरा रहेगा। बिहार चुनाव को देखते हुए खास ये दौरा है। यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में माहौल भी बनाने की कोशिश होगी। कल दोपहर 3 बजे गांधी मैदान के पास में ही एक कार्यक्रम होगा। पटना में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने का काम गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। साथ ही साथ उन मुद्दों का भी जिक्र होगा जो चुनाव में लगातार बने हुए हैं, जिन पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, बिहार की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। कभी सीटों को लेकर खींचतान, कभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में माथापच्ची। अब बड़े चेहरे लगातार ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, यानी अब बिल्कुल नेक टू नेक होगा चुनाव प्रचार का दौर। आज सीएम योगी पहुंचे, अब गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना है। बिल्कुल बेशक रचना, देखिए लगातार अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही थी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दौरा करते नजर आए, लेकिन आज और दूसरे योगी आदित्यनाथ, ये दो बड़े चेहरे पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल जो एक कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो पटना के गांधी मैदान में बौद्ध सम्मेलन जो है इसको संबोधित करेंगे और वहां तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 17 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के ब्रांड नेता है, तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक जो कैंपेनिंग लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की, वो जारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम ब्रांड तमाम लोग जो है वो पटना बिहार पहुंचेंगे और बिहार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इसी कड़ी में 3 दिवसीय दौरे पर जो गृह मंत्री अमित शाह है वो पहुंचे हुए हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण कल जो है पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम जो बुद्धिजीवी सम्मेलन उसको संबोधित करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं का जीत का जो मंत्र है वो देते नजर आएंगे। पंकज, चूंकि पिछले दिनों हमने देखा आप चिराग पासवान की नाराजगी, जीतन राम मांझी के उठते हुए सुर और उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली तक पहुंच जाना, ये सब कुछ शांत करने की और सब कुछ सुलह करने की दावे तो बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। गाहे बगाहे जो सहयोगी दल के बड़े चेहरे हैं उनके जरिए भी कह दिया गया कि भाई यूनिटी के साथ में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और अब किसी तरह का कोई मनमुटाव है नहीं। इन सब माहौल के बीच में जब विपक्ष पहले से ही चुटकी ले रहा था, उपेंद्र कुशवाहा का तो वेलकम तक कर दिया गया था कांग्रेस लीडर के जरिए, ऐसे में जब बड़े नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं तो इस पर सरगर्मियां भी तेज होंगी ही, वार पलटवार का दौर भी तेज होगा ही। बिल्कुल बेशक रचना, देखिए लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 8 दिनों से दिल्ली में लगातार हाई प्रोफाइल बैठकें हो रही थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान के घर में लगातार बैठकें हुई, दिन में 3-3, 4-4 बार बैठकें हुई। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, वो पहुंचते हैं उनको मनाने के लिए। उसके बाद फाइनली वो जो देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकलते हैं तो माना जाता है कि वो सेटिस्फाइड होते हैं 29 सीटों को लेकर। उसके बाद जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के कुछ घंटे पहले ही, और इसको सोशल मीडिया में डाल भी जाता है, लेकिन उसके बाद जब कुशवाहा की नाराजगी होती है, वो देर शाम 4 घंटे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ बैठक करते हैं, वहां सेटिस्फाइड नहीं, बातचीत करते हैं और उसके बाद तमाम नेताओं को जो घटक दल के नेता है, चाहे कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या जेडीयू की तरफ से ललन सिंह हो, तमाम नेताओं से बातचीत करके इसको फाइनलाइज करते हैं। लेकिन अब इंतजाम जो है सत्ता पक्ष लगातार ये बात कहता नजर आ रहा है, खासतौर पर एनडीए अलायंस की, विपक्ष क्या अभी तक कांग्रेस से तय नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो अब जो वार प्रत्यारोप का दौर है बीजेपी और एनडीए की तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष या कहा जाए एनडीए की तरफ से
तमाम सीटों का ऐलान लगभग हो चुका है। यानी आप चाहे कह रहे हैं वो कि जेडीयू इस की पूरे तरफ मामले पर जो पलड़ा है वो एनडीए का, बीजेपी का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए आगे निकल गया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी रख दिया, कौन किस सीट से लड़ेगा ये भी काफी हद तक सामने आ चुका है। और इंडिया अलायंस जो कि बड़े बड़े दावे कर रहा था, पीछे इसमें थोड़ा खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर हमलावर हो सकती है बीजेपी, खासतौर से जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे बड़े चेहरे, बड़े नेता बिहार में। शुक्रिया पंकज, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इन खबरों से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ही है, जहां पर तेज प्रताप यादव ने महुआ से पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने महुआ से नॉमिनेशन दाखिल किया है। बहन रोहिणी आचार्य ने फोटो शेयर कर आशीर्वाद भी दिया है। अब जरा सोचिए, रोहिणी आचार्य जो पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रही थी परिवार से दूरी को लेकर, नाराजगी को लेकर, आज जब रोहिणी के जरिए तेज प्रताप यादव की फोटो शेयर की गई है और फोटो शेयर करके वो बाकायदा आशीर्वाद दे रही हैं। अगर पिछले दिनों तेज प्रताप यादव को पार्टी से, फैमिली से अलग कर दिया गया और फिर एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, तेजस्वी के साथ में लालू यादव, राबड़ी यादव नजर आए थे। यहाँ तेज प्रताप, जिनके साथ कोई नजर नहीं आया, और हाथ में वो दादी की तस्वीर लेकर पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। एक तरफ वो दादी की फोटो ले जा रहे हैं, माता पिता या बाकी किसी परिवार के मेंबर की नहीं, हाँ दादी की उन्हें जरूर याद आई। दादी की फोटो के साथ में तेज प्रताप नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। उधर बहन रोहिणी ने फोटो शेयर करके आशीर्वाद दे दिया, यानी रोहिणी ने इशारों में ये बता दिया कि वो अब तेज प्रताप यादव के साथ में है, और उधर जो पूरा परिवार है वो अलग नजर आ रहा है। तेजस्वी के साथ में लालू और राबड़ी नजर आए थे नॉमिनेशन फाइल करते वक्त। बिहार चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ तो परिवार भी दो फाड़ हुआ है, और आरजेडी में भी जो वोट बैंक है वो तेज प्रताप यादव की तरफ कुछ हद तक बढ़ सकता है, ऐसा चुनावी जानकार कहते हैं। अब तेज प्रताप यादव जो अब अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, महुआ से सीट से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, और अब चुनाव की तैयारी में और ज़्यादा जी जान से जुटते हुए नेताओं को हम आने वाले वक्त में देखेंगे। एक एक करके नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और बड़े चेहरे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दादी की फोटो के साथ में तेज प्रताप का जाना ये साफ बताता है, जो अभी तक माता पिता की बात करते थे वो सीधा दादी का फोटो लेकर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। बिहार के बेगूसराय में नामांकन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला है। यहां कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक की खबर है। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नामांकन के दौरान नारेबाजी भी हुई है, हंगामा देखने को मिला है और झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नामांकन के दौरान ही नारेबाजी देखने को मिली, हंगामा हुआ और फिर झड़प धीरे धीरे बढ़ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा, लाठियां तक चलानी पड़ी। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता थे जिसमें आपस में नोकझोंक हुई। बेगूसराय में नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान ही ये हंगामा देखने को मिला, और चूंकि विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो इनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बीच सड़क ये सब हंगामा होते हुए देख पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। बीच सड़क पर नारेबाजी होने लगी, हंगामा होने लगा। हालात काबू होने के लिए पुलिस ने भी एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। एक तरफ तो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। नॉमिनेशन का टाइम चल रहा है, ऐसे में अलग अलग जगह नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, क्योंकि अब तो चुनाव को देखते हुए जगह जगह वैसे भी सिक्योरिटी टाइट है, और पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, तब जाकर यहाँ से भीड़ हटी। बताया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए थे। भिड़े फिर ऐसे कि पहले नारेबाजी हो रही थी, हंगामा हुआ और फिर झड़प में
एक दूसरे से भिड़ते हुए लड़ते हुए नजर आए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को दौड़ाया, लाठियां भांजी और फिर वहां से भीड़ को हटाया गया। पुलिस वालों के लिए भी चैलेंजिंग ये काफी रहा। नामांकन के दौरान ही बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिहार चुनाव से जुड़ा अगला अपडेट है जेडीयू की दूसरी लिस्ट से जुड़ा हुआ। बिहार चुनाव को देखते हुए जब अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तैयारी है, जेडीयू ने तो दूसरी लिस्ट भी सामने रख दी है। दूसरी लिस्ट जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में जो 44 उम्मीदवार हैं उनमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम भी जेडीयू ने रखे हैं। एनडीए ने अब तक कुल मिलाकर 227 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें अमौर से सबा जफर हैं, जोकीहाट से मंजर आलम को टिकट दिया गया है। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। सिकटा से समृद्ध वर्मा हैं जेडीयू उम्मीदवार। नरकटिया से विशाल सिंह को जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया है। अररिया से शगुफ्ता अजीम को जेडीयू ने टिकट दिया है। इसके अलावा चैनपुर से मोहम्मद जमा खान जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अब चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। दूसरी लिस्ट जिसमें कुल मिलाकर 44 उम्मीदवारों के नाम हैं और 44 इन उम्मीदवारों में 4 अल्पसंख्यक चेहरे यानी कि मुस्लिम चेहरे बताए जा रहे हैं। एक एक करके वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं जिस जगह से जिस चेहरे पर भरोसा दिखाया गया है। और जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पहले 57 और अब 44 कैंडिडेट्स का ऐलान जेडीयू कर चुकी है। कुल मिलाकर एनडीए ने अब तक 227 कैंडिडेट्स का नाम सामने रखा है। साइड में ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट, कौन कहां से कैंडिडेट है, कौन कहां से उम्मीदवार है। इसमें रानीगंज से अचमित ऋषिदेव हैं, अररिया से शगुफ्ता अजीम है, जोकीहाट से मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सबा जफर, जिन पर भरोसा जेडीयू ने दिखाया। उधर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है तीसरी भी, जिसमें 18 कैंडिडेट्स के नाम बीजेपी ने सामने रख दिए हैं। तेजस्वी के सामने उतारा गया है सतीश यादव को। आप समझिए कि यादव वोट बैंक यहां बढ़ सकता है, ये भी बीजेपी ने सोच समझकर सतीश यादव को कैंडिडेट बनाया है। बगहा से राम सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ गई है सामने, 18 कैंडिडेट्स के नाम हैं। नंद किशोर राम को रामनगर से टिकट दिया गया है। संजय पांडे नरकटियागंज से टिकट दिया गया है। राम सिंह बगहा से टिकट पा गए हैं। और यहाँ विनय बिहारी जिन्हें लौरिया से टिकट मिला है। नारायण प्रसाद को नौतन से टिकट मिला है। उमाकांत सिंह को चंदपटिया से कैंडिडेट बनाया गया है। कृष्ण नंदन पासवान हरसिद्धि से टिकट मिला है। सचिंद्र प्रसाद सिंह कल्याणपुर से इन पर भरोसा दिखाते हुए टिकट दिया है। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जिन्हें चिरैया से कैंडिडेट बनाया गया। बीना देवी कोचाधामन से, विनोद यादव बायसी से, सतीश कुमार यादव राघोपुर से, कुमार शैलेंद्र बिहपुर से, मुरारी पासवान पीर 35 से, अशोक कुमार सिंह को रामगढ़ से, संगीता कुमारी मोहनिया, भरत बिंद भभुआ से टिकट पा गए हैं और रणविजय सिंह को गोह से टिकट मिला है। कुल मिलाकर 18 नाम सामने आ गए हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से सामने रखी गई तीसरी लिस्ट है। तीसरी लिस्ट में 18 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। ये बाकायदा फीडबैक लिया गया है, अब तक का काम देखा गया है, कुछ युवा चेहरों को मौका दिया गया है, कुछ पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं, कुछ पुराने चेहरों का टिकट कटा भी है। बहुत सोच समझकर बिहार में ताकत लगा रही है एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही। तीसरे मोर्चे के तौर पर जनसुराज पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या तेज प्रताप अलग अलग तरीके से कोशिशों में लगे हुए हैं। रिजल्ट क्या रहेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। यहाँ बीजेपी की ओर से तीसरी लिस्ट जो सामने रखी गई है वो आप देख रहे हैं, 18 कैंडिडेट्स के इसमें नाम है। कुल मिलाकर एनडीए अब तक 227 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करके अभी तो पलड़ा भारी है, कम से कम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने को लेकर या फिर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करके।
उधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया है। यहाँ उजियारपुर से प्रशांत कुमार को टिकट मिला है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के, वो भी काफी हद तक दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सासाराम सीट से पत्नी स्नेहलता को उतारा गया है, यानी यहाँ जो रिश्ते हैं उनका भी ख्याल रखा गया और इक्वेशंस देखी गई हैं, कहाँ किसे सपोर्ट मिल सकता है। दिनारा से आलोक कुमार को टिकट दिया गया है। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है और आरएलएम की लिस्ट में ये कुछ खास नाम है। माधव आनंद मधुबनी से, प्रशांत कुमार पंकज उजियारपुर से, स्नेहलता सासाराम से, आलोक कुमार सिंह दिनारा से। इन नामों को सामने रखने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि विधान परिषद में कुछ खास मिल सकता है, इसलिए भी उन्हें अभी संतोष करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्योंकि दिल्ली पहुंचे थे नाराजगी के बाद में और अब मना लिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। यानी नाराजगी को देखते हुए दिल्ली पहुंचे जरूर, लेकिन अब बात बन गई है, जिसके बाद एक तरफ दिल्ली से लौटे और दूसरी तरफ कैंडिडेट की लिस्ट सामने रख दी गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उधर पीएम मोदी ने जिस तरीके से अभी तक अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखा है, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान चर्चाओं में बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप के तेल का खेल भी हो गया है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर ट्रंप के इस दावे की हवा निकल गई है। विदेश मंत्रालय ने बयान देकर साफ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि वक्त वक्त पर अपना बयान बदलते भी हैं, सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कैसे हुआ है हवा, ये अगली खबर में आप जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। रूस से तेल न खरीदने का दावा गलत बता दिया है एमईए ने। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद बंद करने का दावा किया है और इसी को लेकर एमईए की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो रूस से तेल ना खरीदने का दावा है ये पूरी तरह से गलत है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद बंद करने का दावा किया और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है, रूस से तेल अब नहीं खरीदा जाएगा। और इधर भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों भी डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल ना खरीदने को लेकर और रिश्ते ना रखने को लेकर भी प्रेशर भारत पर डाला था। उसके बाद ही 200% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। रूस से तेल ना खरीदने का दावा गलत एमईए की तरफ से बता दिया गया है। ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया, रूस से तेल ना खरीदने का दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बताते हुए दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझे आज आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक बड़ा कदम है, अब हम चीन को भी ऐसा ही करने के लिए राजी करेंगे। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, अब ये सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ इसी मामले में भारत ने भी देरी ना करते हुए प्रतिक्रिया दी है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा देश तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयात करता है, हमारी ट्रेड पॉलिसी हमारी जरूरत के हिसाब से चलती है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से तेल ना खरीदने का दावा सरासर गलत है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद बंद करने का दावा किया है, भारत की ओर से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की गई है, ये साफ कर दिया गया। ये बयान तब आया है जब अमेरिका ने इस गर्मी में भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे, क्योंकि भारत रूस के सस्ते तेल की खरीद कर रहा था, जो यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की फंडिंग में मदद करता है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।